नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राहुल कुमार और आपका स्वागत है। उन्नाव शहर की गलियों में बसा एक मोहल्ला है। जुराखन खेड़ा यहाँ की आबोहवा में हिंदू मुस्लिम एकता की मिठास घुली हुई है। इसी मोहल्ले की एक पुरानी लेकिन सादगी भरी हवेली में राजेंद्र अवस्थी का परिवार रहा करता था। कमला अवस्थी एक सौम्य और परंपरागत घरेलू महिला थी, जबकि उनके पति राजेंद्र अवस्थी समाज के लिए समर्पित एक सजग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। हालांकि उनके पास दौलत की चकाचौंध नहीं थी, लेकिन जमीर की अमीरी और समाज में उनकी साफ सुथरी छवि ने उन्हें इज्जत बख्शी थी। शहर में उनका अपना घर था, जहां उनके 3 बच्चों की किलकारियों से आंगन गुलजार रहता था। तीनों में सबसे बड़ा बेटा योगेंद्र कुमार अवस्थी था। एक होनहार और समझदार लड़का राजेंद्र अवस्थी का सपना था कि योगेंद्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर अफसर बने और अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा करे। लेकिन उनकी यह तमन्ना अधूरी रह गई। योगेंद्र कुमार अवस्थी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी की तलाश में लग गया। कई महीने की दौड़ धूप, थकते कदमों और उम्मीद से भरी निगाहों के बाद उसे उन्नाव की एक निजी कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी की स्थिरता आई तो पिता राजेंद्र अवस्थी के मन में बेटे के ब्याह की चिंता सिर उठाने लगी। कई जगहों से रिश्तों की बात भी आई, पर कोई बात जमी नहीं। असल में राजेंद्र अवस्थी अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश में थे जो न केवल संस्कारी हो, बल्कि सादगी और सामाजिक मूल्यों की मिसाल भी हो। लेकिन इस तेजी से बदलते दौर में वैसी लड़की उन्हें मिल नहीं रही थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते देखते कई साल गुजर गए। योगेंद्र कुमार अवस्थी अब भी कुंवारा था और राजेंद्र अवस्थी की चिंता दिन बे दिन गहराती जा रही थी। इन्हीं दिनों योगेंद्र कुमार अवस्थी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसकी मुलाकात श्रद्धा अवस्थी नाम की लड़की से हुई। श्रद्धा स्टेशन रोड उन्नाव में रहती थी और एक प्राइवेट फर्म में जॉब करती थी। एक बार जो यह मुलाकात शुरू हुई, वह धीरे धीरे आदत में बदल गई और फिर वक्त के साथ एक अनकहे रिश्ते की डोर में बदलती चली गई। आकर्षण दोनों ओर से था। नजरों की मुलाकात अब दिल की गहराइयों तक पहुंचने लगी थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ खुद को संपूर्ण महसूस करने लगे थे। छुट्टी के दिन उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होते। कभी पार्क में टहलते, कभी चाय की छोटी दुकानों पर बैठकर लंबी बातें करते और कभी यूं ही हंसते हुए शहर की गलियों में बेपरवाह घूमते रहते। एक रविवार उन्होंने तय किया कि वे गंगा बैराज जाएंगे। नीले आसमान के नीचे बहती गंगा की लहरें, हवाओं की सरसराहट और आसपास की हरियाली ने जैसे उनके मन के भावों को और भी पारदर्शी बना दिया। वे देर तक वहां घूमते रहे, पानी की लहरों में अपने प्रतिबिंब निहारते रहे। फिर एक सुनसान किनारे पर आ बैठ गए। कुछ पल तक चुप्पी छाई रही। फिर योगेंद्र ने धीरे से श्रद्धा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी हथेली कांप सी रही थी, शायद भावनाओं के उफान से, शायद डर से। वह थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, श्रद्धा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, पर डरता हूं कि कहीं तुम बुरा ना मानो। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोली, ऐसी क्या बात है जिसे कहने के लिए तुम इतना सकुचा रहे हो? जो भी दिल में है साफ साफ कहो, मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। योगेंद्र की आंखों में एक चमक आ गई। उसने थोड़ा और पास खिसकते हुए गहरी सांस ली और कहा, श्रद्धा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? श्रद्धा थोड़ी नजरें झुकाते हुए शर्मा गई। उसकी आंखों में झिझक भी थी और अपनापन भी था। फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोली, योगेंद्र, तुम्हारे मुंह से यह शब्द सुनने के लिए मैं कब से बेकरार थी। सच कहूं तो मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं जितना तुम मुझसे करते हो। योगेंद्र की आंखों में उम्मीद की चमक उभर आई, लेकिन तभी श्रद्धा का स्वर थोड़ी चिंता में डूब गया। पर मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? योगेंद्र ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, जैसे हर भाव पढ़ लेना चाहता हो। श्रद्धा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, यही कि हमारे घर वाले तुम्हारे और मेरे क्या, वे हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? क्या वे हमारी मोहब्बत को समझ पाएंगे? योगेंद्र ने श्रद्धा का हाथ थोड़ा और थामते हुए आत्मविश्वास से कहा, क्यों नहीं करेंगे? अगर शुरू में मना भी किया तो हम उन्हें प्यार से समझाएंगे, अपने रिश्ते की सच्चाई बताएंगे, वे जरूर मान जाएंगे। श्रद्धा की आंखों में हल्की नमी तैर गई, लेकिन अब उनमें डर नहीं था, बल्कि भरोसे की चमक थी। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, तब ठीक है। उसकी आवाज में संतोष था, जैसे मन का कोई भारी पत्थर अब उतर गया हो।
उस दिन के बाद दोनों का प्यार और भी गहराता गया। हर मुलाकात अब उनके रिश्ते को एक नए मुकाम की ओर ले जा रही थी। लेकिन जब योगेंद्र ने एक दिन साहस जुटाकर अपने माता पिता से श्रद्धा के बारे में बताया, तो जैसे घर में तूफान सा आ गया। राजेंद्र अवस्थी और कमला अवस्थी का चेहरा सख्त हो गया। वे भड़क उठे। हमारे घर की बहू वह नहीं बन सकती, उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया। योगेंद्र ने बहुत शांति से, संयम और प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश की। उसने श्रद्धा के स्वभाव, उसकी ईमानदारी और आत्मसम्मान की बात कही। धीरे धीरे समय और बेटे की जिद ने असर दिखाया। आखिरकार वे किसी तरह से राजी हो गए। उधर श्रद्धा के माता पिता भी अपनी बेटी की आंखों में झलकते दृढ़ निश्चय और प्यार को देखकर पिघल गए। उन्होंने भारी मन से ही सही, पर बेटी के फैसले को स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों बाद पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ योगेंद्र और श्रद्धा की शादी हो गई। फूलों से सजे मंडप में 7 फेरों के साथ 2 दिल एक हो गए। श्रद्धा सिंदूर और चूड़ियों से सजी मुस्कुराती हुई दुल्हन बनकर ससुराल आई, लेकिन उसके स्वागत में वह अपनापन नहीं था जिसकी वह कल्पना करती थी। राजेंद्र और कमला अवस्थी ने उसे अपने घर की बहू के रूप में तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन मन से नहीं, जिस बहू की उन्होंने कल्पना की थी। संस्कारों की मूर्ति परंपराओं में ढली, हर बात में सिर झुकाने वाली लड़की श्रद्धा उस सांचे में फिट नहीं बैठती थी। श्रद्धा एक खुले विचारों वाली, आत्मनिर्भर और आधुनिक सोच की युवती थी। वह अपनी शर्तों पर जीने में विश्वास रखती थी। न सास ससुर के बनाए नियमों की कैद में रहना उसे मंजूर था, ना ही उन परंपराओं को निभाना जिनका वह कोई औचित्य नहीं मानती थी। वह ससुर से पर्दा नहीं करती थी और ना ही सास के हर आदेश को सिर झुकाकर मानती थी। समय बीतता गया। शादी के 2 साल बाद श्रद्धा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम गौरी रखा गया। गौरी के आने से श्रद्धा और योगेंद्र की दुनिया में नई रोशनी भर गई। दोनों के चेहरों पर खुशी थी, उम्मीद थी, एक नया जीवन बसा लेने का उत्साह था। लेकिन वहीं दूसरी ओर राजेंद्र और कमला अवस्थी का चेहरा बुझा बुझा सा हो गया। एक तो उन्हें पोते की आस थी, ऊपर से यह उम्मीद भी थी कि बच्चा होने के बाद बहू की सोच और व्यवहार में बदलाव आएगा। वह घर गृहस्थ में रमेगी, उनके तौर तरीकों को अपनाएगी। लेकिन हुआ इसका उलट। श्रद्धा तो पहले से भी ज्यादा बेपरवाह और स्वच्छंद हो गई थी। वह आधुनिक कपड़े पहनकर बन संवर कर घर से निकलती और फिर कई घंटों बाद लौटती थी। कमला अवस्थी जब कभी उसे टोका टाकी करती तो श्रद्धा बिना झिझक बहस पर उतर आती थी। उसके इस व्यवहार ने घर का माहौल भारी बना दिया था। एक तरफ उसका आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की जिद, दूसरी तरफ सास ससुर की पुरानी मान्यताओं से बंधी अपेक्षाएं घर एक था। पर 2 अलग अलग सोचों की लड़ाई अब रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देने लगी थी। गौरी के जन्म के बाद श्रद्धा ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। मातृत्व की जिम्मेदारी ने उसे बांध तो लिया, लेकिन साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता भी छीन लिया। अब घर की पूरी जिम्मेदारी योगेंद्र के कंधों पर थी, जिसकी कमाई इतनी नहीं थी कि 3 लोगों का घर आराम से चल सके। बढ़ती जरूरतों और घट्टे पैसों के बीच तनाव का बीज पनपने लगा था। बात बात पर अब घर में तकरार होने लगी। जब बहस बढ़ती तो श्रद्धा की जुबान भी तल्ख हो उठती और योगेंद्र, जो पहले सिर्फ चुप रह जाया करता था, अब हाथ उठा बैठता था। इस घरेलू कलह के बीच एक और चेहरा धीरे धीरे कहानी में दाखिल हो रहा था। योगेंद्र कुमार का बचपन का दोस्त प्रमोद कुमार वर्मा। वह पास ही के मोहल्ले में रहता था और अक्सर उनके घर आना जाना करता था। योगेंद्र को वह भैया कहता था और श्रद्धा को भाभी। शुरुआत में यह आना जाना सिर्फ दोस्ती की हदों तक सीमित था, लेकिन समय के साथ उसकी नीयत डगमगाने लगी। घरेलू तनाव और टूटे रिश्तों के बीच प्रमोद की नजरें अब श्रद्धा पर टिकने लगी थी। वह उसे पाने के ख्वाब देखने लगा था। प्रमोद पहले तो जब कम ही आता था, लेकिन जब से नीयत खराब हुई थी तब से उसके चक्कर बढ़ गए थे। प्रमोद जब भी योगेंद्र के घर आता, वह गौरी और श्रद्धा के लिए हमेशा कुछ ना कुछ उपहार लेकर आता था। पहले तो श्रद्धा थोड़ा नाखुश होकर उसे टाल देती, लेकिन फिर गौरी के चेहरे पर चमक देखकर वह उसे स्वीकार कर लेती थी। हालांकि कमला अवस्थी को प्रमोद का घर आना अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि वह जरूरत से ज्यादा घुसपैठ कर रहा है। कभी कभी वह प्रमोद को चिढ़ाते हुए टोक देती थी, तुम्हारा घर आना बेशकीमत हो, पर कुछ हदों में रहना चाहिए। लेकिन कहते हैं औरत को मर्द की नजर की परख होती है, और श्रद्धा ने भी यह जल्द ही महसूस कर लिया था कि प्रमोद की नजरें अब सिर्फ दोस्ती के रूप में नहीं थी।
उसकी नीयत में खोट था। वह जान चुकी थी कि प्रमोद उसे लेकर कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रखता था, लेकिन उसने उसे कभी भी अपने साथ सीमा पार करने की इजाजत नहीं दी। श्रद्धा उसकी बातों को हल्के में लेती हंसी मजाक करती, पर उसने अपनी एक सीमा तय कर रखी थी जिसे प्रमोद ने कभी पार नहीं किया। लेकिन एक और चीज थी। श्रद्धा जानती थी कि जब उसे पैसों की जरूरत होती तो प्रमोद से आसानी से मांग सकती थी। वह जानती थी कि प्रमोद ना तो उसे कोई सवाल पूछेगा और ना ही उसे उधारी चुकानी पड़ेगी। कुछ समय बाद गौरी बीमार पड़ गई। उसकी बीमारी ने श्रद्धा और योगेंद्र को एक बड़े संकट में डाल दिया। इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ी और उन्होंने मजबूरी में प्रमोद से 10,000 रुपए उधार मांगे। प्रमोद ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब श्रद्धा ने बहुत विनती की और उसे भरोसा दिलाया कि वे समय पर पैसे चुका देंगे, तो उसने अंततः योगेंद्र को रुपया दे दिया। उसके बाद गौरी का इलाज सही समय पर हुआ और कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ होकर घर वापस आ गई। प्रमोद ने कुछ महीने तक पैसे का तगादा नहीं किया, पर धीरे धीरे उसकी नीयत में बदलाव आया। अब वह बहाने बहाने से श्रद्धा के घर आने लगा। पहले तो पैसों की बात करता, फिर धीरे धीरे वह श्रद्धा से नजदीकियां बढ़ाने लगा। हंसी मजाक के बहाने वह अब सामाजिक मर्यादाओं को भी तोड़ने लगा था। श्रद्धा को लगता कि वह प्रमोद का एहसान उतार नहीं पाएगी। उसके कर्ज में डूबे होने के कारण वह प्रमोद की हरकतों का ज्यादा विरोध भी नहीं कर पाती थी। वह जानती थी कि उसकी स्थिति कमजोर है, लेकिन एक अजीब सी मजबूरी और खौफ उसे चुप रखने पर विवश कर रहा था। प्रमोद अब उसे एक और कर्ज में फंसा रहा था। यह कर्ज केवल पैसे का नहीं, बल्कि रिश्तों का भी था। एक शाम जब कमला किसी काम से पड़ोस में गई थी, तभी प्रमोद घर आ गया। उसने देखा कि श्रद्धा अकेली थी और उसने मौका देखकर अपनी गलत नीयत को खोल दिया। वह श्रद्धा से अश्लील हंसी मजाक और छेड़छाड़ करने लगा, जैसे उसने कभी कोई सीमा न रखी हो। लेकिन तभी अचानक योगेंद्र घर वापस आ गया। उसने दरवाजे पर कदम रखते ही अपने सामने का दृश्य देखा। प्रमोद श्रद्धा के पास था और दोनों के बीच हंसी मजाक हो रहा था। योगेंद्र का खून खोल उठा। वह बिना एक पल की देरी किए प्रमोद को बुरी तरह से फटकारते हुए जलील कर उसे वहां से भगा दिया। लेकिन गुस्से की आग में वह खुद को संभाल नहीं पाया और उसकी पत्नी श्रद्धा पर भी अपना गुस्सा उतार दिया। योगेंद्र ने श्रद्धा को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, जैसे कि सारी दुनिया की उलझने और तनाव उसी पर सवार हो गए हो। घर में कलह की स्थिति और भी बिगड़ गई। अब योगेंद्र ने कभी प्रमोद के बहाने तो कभी आर्थिक तंगी के बहाने श्रद्धा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसका बर्ताव और भी कठोर होता गया। कमला और राजेंद्र ने अपने बेटे के पक्ष में खड़ा होकर श्रद्धा को और भी असहाय महसूस कराया। वे अपनी बहू को ही दोषी ठहराते और योगेंद्र के बर्ताव को नजरअंदाज कर देते थे। श्रद्धा के पास अब कोई सहारा नहीं था। उसके अपने घर में ही उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी। पति की प्रताड़ना, सास ससुर की चुप्पी और समाज की आंखें सभी कुछ उसे अंदर से तोड़ रहे थे। श्रद्धा अब अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित रहने लगी थी। वह सोचती थी कि क्या वह इस स्थिति से बाहर निकल पाएगी या फिर यह जिंदगी इसी तरह सुलझे बिना जारी रहेगी। 8 मार्च 2018 की शाम करीब 4 बजे श्रद्धा अपनी बेटी गौरी को सास कमला के पास छोड़कर यह कहकर घर से निकली कि वह बाजार से कुछ सामान खरीदने जा रही है। वह 2 घंटे में वापस लौटने वाली थी, लेकिन जब रात 8 बजे तक वह नहीं लौटी तो घर वालों के मन में चिंता की लकीरें उभरने लगी। योगेंद्र ने जैसे ही देखा कि श्रद्धा का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, वह घबराहट में पड़ गया। उसने घर वालों से पूछा, फिर खुद ही अपनी पत्नी की तलाश में निकल पड़ा। वह पूरी रात उन्नाव की गलियों में, गलियों के मोड़ों से लेकर चौराहों तक एक एक पत्थर पलटता रहा, लेकिन श्रद्धा का कोई सुराग नहीं मिला। जैसे एक कहावत है, नेकी जाए 9 कोस और बदी जाए 100 कोस, वैसे ही यह खबर बहुत जल्दी जुराखन खेड़ा मोहल्ले में फैल गई। राजेंद्र अवस्थी की बहू श्रद्धा घर से भाग गई है। घरों के आंगन, गली के नुक्कड़ों और चाय की दुकानों तक यह अफवाह फैल गई कि श्रद्धा घर छोड़कर चली गई। शहर में जो लोग उस समय तक इस बारे में नहीं जानते थे, वे अब इसे गॉसिप की तरह आगे बढ़ा रहे थे। योगेंद्र के लिए यह स्थिति और भी कठिन होती जा रही थी। बदनामी से बचने के लिए राजेंद्र और उनके बेटे योगेंद्र ने श्रद्धा को हर संभव जगह पर तलाश किया। हर गली, हर मोहल्ले में, हर रिश्तेदार के घर में और हर दोस्तों के बीच खोज की, लेकिन श्रद्धा का कोई पता नहीं चला।
2 हफ्ते तक हर प्रयास बेकार साबित हुआ और योगेंद्र की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। उसने सोचा, क्या सचमुच उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है या फिर कुछ और घटना घटित हुई है। जब कोई जानकारी नहीं मिली तो आखिरकार 22 मार्च 2018 को योगेंद्र कुमार कोतवाली पहुंचा। उसने पुलिस के पास जाकर अपने दर्द को शब्दों में ढाला। उसने कोतवाल सियाराम वर्मा को बताया कि उसकी पत्नी श्रद्धा 8 मार्च 2018 से घर से गायब है और उसे शक है कि उसकी पत्नी को उसके ही दोस्त प्रमोद कुमार वर्मा ने भगा लिया है। उसने अपनी पूरी उम्मीद पुलिस पर टिकाते हुए कहा, कृपया मेरी रिपोर्ट दर्ज करें और मेरी पत्नी को जल्द से जल्द ढूंढकर वापस लाएं। योगेंद्र की तहरीर पर कोतवाल सियाराम वर्मा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत प्रमोद कुमार वर्मा के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज किया। अब कोतवाल और पुलिस की पूरी टीम श्रद्धा को खोजने की कोशिशों में जुट गई। प्रमोद कुमार वर्मा, जो पहले केवल एक दोस्त था, अब पुलिस की नजरों में एक संदिग्ध अपराधी बन चुका था। प्रमोद कुमार वर्मा को जब इस बात का पता चला कि उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है तो वह घबरा गया। उसे डर था कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है और इसके कारण वह जल्दी से अपने घर से फरार हो गया। अब प्रमोद की तलाश पुलिस के लिए और भी जरूरी हो गई थी, क्योंकि वह एक मुख्य संदिग्ध था। इधर 2 अप्रैल 2018 की सुबह उन्नाव जिले के शेरपुर कला गांव के लोगों ने सड़क किनारे एक अधजली महिला की लाश पाई। ग्राम प्रधान किशन पाल ने तुरंत इसकी सूचना थाना असीवन पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की और हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली। क्योंकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई, उसे पोस्टमार्टम के लिए उन्नाव भेज दिया गया। यह खबर उन्नाव के कोतवाल सियाराम वर्मा को मिली तो उन्होंने योगेंद्र कुमार को बुलवाया। कोतवाल ने योगेंद्र से कहा, आपके घर की बहू के लापता होने के बाद अब एक अजली लाश मिली है। हम चाहते हैं कि आप इस लाश की शिनाख्त करें। योगेंद्र के दिल में एक खौफ था, क्या यह लाश उसकी पत्नी श्रद्धा की हो सकती है। योगेंद्र ने अपनी मां और परिवार की 2 अन्य महिलाओं को साथ लिया और सभी कोतवाली से होते हुए थाना अजीवन पहुंचा। योगेंद्र और महिलाओं ने शव के पास रखी फोटो, कपड़े और चूड़ियां देखी और शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। वे समझ गए कि यह शव उनकी पत्नी श्रद्धा का ही था। योगेंद्र का दिल तो जैसे तड़प उठा। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी और यह हादसा अब सिर्फ एक गहरी दर्दनाक सच्चाई बन चुका था। उसने तुरंत आरोप लगाया कि उसकी पत्नी की हत्या प्रमोद कुमार वर्मा ने की है। यह आरोप न केवल एक दोस्त पर था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति पर था जिसे उसने कभी अपने करीबी दोस्त के रूप में माना था। कोतवाली पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 366, 302 और 2001 के तहत मामला दर्ज किया। प्रमोद कुमार वर्मा की तलाश तेज कर दी गई, लेकिन जब पुलिस प्रमोद को गिरफ्तार करने के लिए जुटी थी, तभी एक बड़ा मोड़ आया। सियाराम वर्मा, जो मामले की जांच कर रहे थे, उनका अचानक तबादला हो गया। नए कोतवाल जयशंकर ने मामले की जांच में और तेजी दिखाई। उन्होंने प्रमोद कुमार वर्मा को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रमोद गिरफ्तारी के दौरान लगातार गुहार लगाता रहा कि वह निर्दोष है और यह सब झूठ है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। उन्हें प्रमाण मिल चुके थे और वे उसे दोषी मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। हत्यारोपी प्रमोद कुमार लगभग 14 महीने तक जेल में रहा, लेकिन फिर एक दिन उसके लिए एक नया रास्ता खुला। हाई कोर्ट से उसकी जमानत स्वीकृत हो गई। जेल से बाहर आने के बाद प्रमोद कुमार वर्मा ने नए कोतवाल राजेश सिंह से गुहार लगाई। उसने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसे जानबूझकर उसके दोस्त योगेंद्र ने पत्नी की हत्या के आरोप में फंसाया है। राजेश सिंह, जो अब इस मामले की पूरी जांच संभाल रहे थे, पहले प्रमोद के दावे को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने श्रद्धा के मामले की पूरी फाइल को ध्यान से पढ़ा। फाइल का निरीक्षण करते हुए उन्हें भी कुछ संदेह हुआ। उन्होंने मामले में एक नया मोड़ देने का फैसला किया। कोतवाल राजेश सिंह ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि मृतक महिला श्रद्धा, उसकी बेटी गौरी और परिवार के अन्य सदस्यों का डीएनए टेस्ट कराया जाए। न्यायालय ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और डीएनए टेस्ट कराया गया, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। डीएनए रिपोर्ट में यह पाया गया कि मृत महिला का डीएनए परिवार के अन्य सदस्यों से मेल नहीं खाता था। इसका मतलब यह था कि वह महिला जो योगेंद्र और उसके परिवार ने श्रद्धा के रूप में शिनाख्त की थी, वह असल में श्रद्धा नहीं थी।
अब कोतवाल राजेश सिंह के दिमाग में सवाल उठने लगे। क्या यह साजिश थी? अगर वह महिला श्रद्धा नहीं थी तो फिर असल में श्रद्धा कहां है? सितंबर 2020 के आखिरी सप्ताह में योगेंद्र के घर एक रजिस्टर्ड डाक आई पत्र पर श्रद्धा अवस्थी का नाम, पता और मोबाइल नंबर अंकित था। यह पत्र देखकर योगेंद्र पूरी तरह से चौंक गया। उसने पोस्टमैन से पत्र को रिसीव किया। खुद को श्रद्धा का पति बताते हुए उसके हाथ में वह पत्र आ चुका था, लेकिन अब मन में सवालों का तूफान था। योगेंद्र ने लिफाफा खोला और अंदर झांकते हुए देखा कि उसमें एक एटीएम कार्ड था। कार्ड पर एक्सिस बैंक का नाम था और वह अहमदनगर स्थित एक्सिस बैंक से भेजा गया था। योगेंद्र का माथा ठनका। यह कार्ड कहां से आया? क्या इसका मतलब यह था कि श्रद्धा जीवित है? क्या वह सच में कहीं ना कहीं है और उसे किसी ने धोखा दिया था? घबराया हुआ योगेंद्र तुरंत कोतवाली पहुंचा और सारी जानकारी कोतवाल राजेश सिंह को दी। राजेश सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने तुरंत एसपी आनंद कुलकर्णी को यह खबर दी। साथ ही उन्होंने यह आशंका जताई कि शायद श्रद्धा अवस्थी जीवित है और उसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। एसपी आनंद कुलकर्णी ने मामले की जांच को प्राथमिकता दी और सर्विलांस टीम को इस मामले की गहराई से जांच करने के लिए लगा दिया। सर्विलांस टीम ने जैसे ही अपनी जांच शुरू की, उन्होंने श्रद्धा की लोकेशन प्रेस की और यह पता चला कि वह महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में थी। पुलिस ने तुरंत उसकी निगरानी शुरू कर दी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। 13 अक्टूबर 2020 की शाम 4 बजे श्रद्धा की लोकेशन फिर से बदली और अब वह झांसी में दिखाई दी। यह देखकर थाना प्रभारी समझ गए कि श्रद्धा अब एटीएम कार्ड लेने आ रही है। इसलिए उन्होंने योगेंद्र को साथ लेकर एक टीम तैयार किया और कानपुर सेंट्रल स्टेशन की ओर रवाना हो गए, क्योंकि पुलिस को यकीन था कि यही श्रद्धा को ट्रेन से उतरना होगा और फिर बस से उन्नाव जाना होगा। शाम 6 बजे कानपुर स्टेशन पर ट्रेन पहुंची और जैसे ही ट्रेन से श्रद्धा उतरी, योगेंद्र ने उसे पहचान लिया। वह अपनी पत्नी को देखकर हैरान था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उसे घेर लिया और हिरासत में ले लिया। श्रद्धा को तुरंत उन्नाव कोतवाली लाया गया। यह खबर जैसे ही उन्नाव शहर में फैली, एक सनसनी मच गई। कोतवाली में श्रद्धा को देखने के लिए एक भीड़ उमड़ पड़ी। लोग हैरान थे कि जो महिला महीनों पहले लापता हो गई थी, वह अब जीवित क्यों और कैसे सामने आई। जब श्रद्धा को कोतवाली लाया गया तो वहां मीडिया का जमावड़ा लग गया। यह खबर पूरी तरह से उन्नाव शहर में फैल चुकी थी और हर कोई यह जानने को बेताब था कि वह महिला आखिर कहां थी जो महीनों पहले गायब हो गई थी। इसी दौरान पीड़ित प्रमोद कुमार वर्मा का परिवार भी कोतवाली पहुंचा और सभी की नजरें श्रद्धा पर थीं। पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी भी वहां पहुंचे और उन्होंने श्रद्धा से पूछताछ किया। मीडिया की नजरें श्रद्धा पर टिक गई थीं और हर कोई उसकी कहानी सुनना चाहता था। श्रद्धा ने पुलिस और मीडिया को अपनी आपबीती सुनाई। उसने बताया कि वह पति योगेंद्र की लगातार प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी। घर में बढ़ती हिंसा और अपमान के कारण वह मानसिक रूप से परेशान हो गई थी और इसलिए उसने घर छोड़ने का फैसला किया। श्रद्धा ने बताया कि घर से भागने के बाद वह सीधे उन्नाव स्टेशन पहुंची। वहां लखनऊ से मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी थी और उसने बिना किसी योजना के उसी ट्रेन में सवार होने का फैसला किया। ट्रेन में सवार होते ही झांसी में एक युवक ने उसे देखा। वह युवक महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का रहने वाला था और उस युवक से श्रद्धा का परिचय हुआ। श्रद्धा ने उसे अपनी परेशानी और परिस्थितियां बताई। इस युवक ने उसकी मदद की और उसे अहमदनगर ले गया। वह युवक श्रद्धा को अहमदनगर में एक अस्पताल में काम दिलवाने में मदद करता है। वहां श्रद्धा ने महिला हॉस्टल में रहने का निर्णय लिया, जहां वह कुछ समय तक काम करती रही। श्रद्धा ने अहमदनगर में अस्पताल में काम शुरू किया था और उसकी सैलरी अब बैंक खाते में ट्रांसफर होनी थी। इसलिए उसने सितंबर 2020 में अहमदनगर स्थित एक्सिस बैंक में अपना खाता खुलवाया। बैंक ने उसकी सैलरी के लिए एटीएम कार्ड जारी किया, लेकिन उस कार्ड का पते के तौर पर उसके ससुराल उन्नाव का पता दर्ज किया गया था। यह जानकारी जब श्रद्धा को मिली तो वह 11 अक्टूबर 2020 को अहमदनगर से उन्नाव के लिए रवाना हो गई, क्योंकि उसे अपने बैंक खाते से जुड़े काम निपटाने थे। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी यात्रा पुलिस के लिए एक बड़ी खोज बन जाएगी। 13 अक्टूबर 2020 को पुलिस ने श्रद्धा को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। जब वह उन्नाव लौटने के लिए स्टेशन पहुंची थी, श्रद्धा का जीवित मिलना और उसकी कहानी ने हर किसी को हैरान कर दिया था। लेकिन इसने प्रमोद के लिए भी एक नया तूफान खड़ा कर दिया था। प्रमोद कुमार,
जो पहले हत्या के आरोपी के रूप में जेल में था, ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस पूरे मामले ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। उसका करियर पूरी तरह से चौपट हो गया था। पढ़ाई बंद हो गई थी, व्यवसाय बंद हो गया था और निर्दोष होते हुए भी वह 14 महीने तक जेल में बंद रहा। वह लगातार यह दावा करता रहा कि वह निर्दोष है, लेकिन समाज में उसकी छवि पहले जैसी नहीं रही थी। जिन लोगों ने उसे झूठे मामले में फंसाया, उनके खिलाफ वह धारा 169 आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई करेगा। इस अन्याय से उबरने के बाद प्रमोद कुमार वर्मा ने पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर न केवल धन्यवाद जताया, बल्कि उन्हें सच्चाई उजागर करने के लिए बधाई भी दिया। यह दृश्य हर किसी के लिए भावुक कर देने वाला था, जहां एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिला और सिस्टम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब पुलिस ने श्रद्धा के जीवित होने के सारे सबूत कोर्ट में पेश किया। श्रद्धा तो जीवित मिल गई, लेकिन यक्ष प्रश्न फिर भी था कि आखिर वह अजली लाश किस महिला की थी, जिसकी पहचान योगेंद्र और उसके घर वालों ने श्रद्धा के रूप में की थी। क्या उसकी पहचान पुलिस करा पाएगी? क्या उसके कातिलों को सजा मिल पाएगी? हालांकि पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी उस मामले की दोबारा जांच की बात कह रहे थे। यह तो समय ही बताएगा कि उस मृत महिला की मौत का रहस्य खुलता भी है या फिर पुलिस लीपापोती कर फाइल बंद कर देगी। तो दोस्तों, यह थी आज की घटना। आप लोग को सुनकर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आपका स्वागत है। उन्नाव शहर की गलियों में बसा एक मोहल्ला है, जोराखन खेड़ा। यहां की आबोहवा में हिंदू मुस्लिम एकता की मिठास घुली हुई है। इसी मोहल्ले की एक पुरानी लेकिन सादगी भरी हवेली में राजेंद्र अवस्थी का परिवार रहा करता था। कमला अवस्थी एक सौम्य और परंपरागत घरेलू महिला थी, जबकि उनके पति राजेंद्र अवस्थी समाज के लिए समर्पित एक सजग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। हालांकि उनके पास दौलत की चकाचौंध नहीं थी, लेकिन जमीर की अमीरी और समाज में उनकी साफ सुथरी